तो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो असेसमेंट पैरामीटर्स पे है। तो असेसमेंट पैरामीटर्स क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, जब आप लोग अपना आंसर्स लिखते हो उसके बाद एग्जामिनर के पास जाता है, तो एग्जामिनर के पास भी एक स्टैंडर्ड मॉडल आंसर्स होता है जिसके जरिए वो लोग आपके आंसर्स को इवेलुएट करते हैं। उनको स्टैंडर्ड मॉडल आंसर्स मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब उन स्टैंडर्ड मॉडल आंसर वो कैसा होता है वो हम लोग को नहीं पता है, मगर कोई ना कोई एक्सपर्ट उसको लिख के देता होगा। मगर जो आपके आंसर्स हैं उसको चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर सेट किया गया है। और वो पैरामीटर्स क्या क्या है? पहला पैरामीटर है कंटेंट का। आप लोग कितना भी वर्ड लिमिट कितने भी अच्छे से लिखो सब कुछ, मगर अगर कंटेंट नहीं है तो फिर आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले। कंटेंट क्या होता है वो हम बात करेंगे डिटेल में। और अगर सपोज कंटेंट है मगर आपने उसको ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया है, उस कंटेंट को ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, सही फॉर्मेट में नहीं लिखा है और सही लैंग्वेज में नहीं लिखा है, तो भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। ओके। तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच पांच असेसमेंट पैरामीटर्स है। ठीक है। जिसके जरिए एग्जामिनर आपके आंसर्स को इवेलुएट करता है। तो सबसे पहला कंटेंट है वो है रेलिवेंट फैक्ट्स। यानी क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके प्रसंग में आपको आंसर लिखना है। इसका मतलब है जो भी आपका आंसर होगा वो क्वेश्चन से कनेक्टेड होना चाहिए, वो क्वेश्चन को जस्टिफाई करे। ठीक है। अब सपोज आपका कंटेंट डेविएट हो जाता है क्वेश्चन से, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। वो बोलेगा यार पूछा क्या जा रहा है, बोल क्या रहे। ठीक है। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है। 2020 का ऐसे क्वेश्चन था, क्राइम अगेंस्ट विमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। तो देखिए, हम लोग है ना वो बहुत बाद में बात करेंगे कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे यूजुअली जो सीएपीएफ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है वो लंबे लंबे होते हैं। मैंने आप लोगों को एक फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग पहले से ही सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ही राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, ऐसे लिखना, और खुद से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। एक बार विमेन एम्पावरमेंट पे स्टूडेंट ने दिया था, तो यूपीएससी नहीं पूछता विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन लिखो। एक स्टूडेंट ने मुझे पुलिस रिफॉर्म्स पे दिया था, सीधे पुलिस रिफॉर्म्स और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन जाता है, नहीं पूछता है। यूपीएससी का जो ऐसे क्वेश्चन होता है आप उसमें देखो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इसमें कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स है। 13 वर्ड्स पे भी ऐसे क्वेश्चन है। ओके, वो भी आएगा आप लोगों के पास। तो ऐसे क्वेश्चन लंबे होते हैं। अब उसमें आप लोगों को पहचानना है कि 9 वर्ड्स में ऐसा कौन सा वर्ड है, की वर्ड है, जिसपे मुझे बात करनी है, जिस पर मुझे मेन बॉडी में उसके बारे में बात करनी है। ऐसा कौन सा वर्ड है? क्या क्राइम के बारे में बात करनी है? क्या वेमेन के बारे में बात करनी है? क्या क्राइम अगेंस्ट वेमेन के बारे में बात करनी है? और क्या मुझे मेल डोमिनेशन के बारे में बात करनी है? ऑब्वियसली सोचने वाली बात है ना कि मुझे किसके बारे में बात करनी है। तो अगर आप लोग, चलिए मैं आप लोग एक्सरसाइज करते हैं। अंजुल, आप मुझे बताएंगे ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन किसके बारे में बात करनी है? मेल डोमिनेशन के बारे में कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में? मैडम मेल डोमिनेशन के बारे में। मेल डोमिनेशन के बारे में। ओके फाइन। अच्छा, और किसी को लग रहा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करना है? मेघा, किसके बारे में बात करना है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन या मेल डोमिनेशन? बेसिकली ये मेरे ख्याल से ऐसा एक कनेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, अपन को ऐसा बताना है कि मतलब मेल डोमिनेशन हो रहा है और फीमेल का डिसिसिवनेस जो हो रहा है वो बताने को बोल रहा है इसमें। दिवाकर, आप बताइए।
म्यूट कर लेना मेघा। दिवाकर आप बताइए। मैम मेल डोमिनेशन के बारे में बताना है, मतलब थोड़ा थोड़ा एम्फेसिस करना है उसमें। फाइन। अच्छा, अब देखिए, आप लोगों को इसमें क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में अगर आप लोग बताओगे, मैं मेन बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ। मेन बॉडी का मतलब इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। अगर मेन बॉडी में आप क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में बताओगे तो आप क्या क्या लिख सकते हो? क्राइम अगेंस्ट विमेन के बहुत सारे कॉजेज हैं, ठीक है। उसमें एक कॉज है कि विमेन है ना क्राइम का रिपोर्ट ही नहीं करती है पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और भी कई कॉजेज हैं, तो उसमें आप बहुत सारे कॉजेज बताना शुरू कर दोगे, आपका मेल डोमिनेशन गायब हो गया। अब मेल डोमिनेशन आएगा तो वो थोड़ा सा आ जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन, आपका जो कंटेंट है वो क्वेश्चन से डेविएट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको देखो, इसमें मैंने क्या लिखा, इफ योर कंटेंट सिंपली फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन। अगर आप अपने ऐसे क्वेश्चन बताने लग गए कि क्राइम रेट कैसे कैसे बढ़ रहा है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा क्राइम होता है विमेन के अगेंस्ट, आप ऐसे क्वेश्चन से डेविएट हो गए। आपका कंटेंट एक डेविएटेड कंटेंट है, या आप बहुत सारे कॉजेज बताने लग गए। देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऐसे क्वेश्चन है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में बोल दिया कि जो क्राइम हो रहा है विमेन के अगेंस्ट, उसका एक कॉज है, एक रीजन है मेल डोमिनेशन। अब आप मेल डोमिनेशन के बारे में बताइए कि मेल डोमिनेशन कैसे रीजन है क्राइम अगेंस्ट विमेन के लिए, बस। यानी आपको अपने मेन बॉडी में मेल डोमिनेशन के बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन में आप क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में बताओ कि ऐसे ऐसे क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ रहे हैं, इस स्टेट में सबसे ज्यादा है। फिर सेकेंड पैराग्राफ से सीधे आप मेल डोमिनेशन से शुरू कर दो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ऐसा ही एक डेविएटेड कंटेंट दिखा रही हूँ। मैंने सिर्फ एक, हालांकि मेरे पास बहुत सारे आंसर स्क्रिप्ट है, मगर फिर ओपन करो बंद करो, इसे मैंने सिर्फ एक ही आंसर स्क्रिप्ट लिया है। ये है विशांत का आंसर स्क्रिप्ट। इसका ना, ये स्टूडेंट में से 5 साल से जुड़ा हुआ है, और इसका फाइनली 2023 एग्जाम रिटर्न वाला क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब वो फिजिकल की तैयारी कर रहा है, और बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। एक्चुअली ये एक इंस्पिरेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी क्लियर नहीं हो रहा है इतने अटेम्प्ट देने के बावजूद भी, तो उनके लिए ये इंस्पिरेशन है। और इसका सीडीएस हर साल क्लियर होता है, 2 बार सीडीएस का एग्जाम होता है, हर साल क्लियर होता है, मगर वो उसका हमेशा कॉन्फिडेंस आउट हो जाता है, हमेशा। मगर नेवर डाइंग एटीट्यूड है इसका, तो फाइनली इसका 2023 क्लियर हुआ है। और आई होप कि इसका फाइनली ये एसी बन जाए, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट है, इस ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इसने लिया था। क्वेश्चन मैंने पूछा था, हिमालयन डिजास्टर नीड फॉर प्रोएक्टिव सोल्यूशन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे आप लोग में से तरुण, आप बताएंगे कि इसमें आपको किसके बारे में बात करनी है। अगर आप देखोगे ये ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें किसके बारे में आपको सबसे ज्यादा बात करनी है, कौन से वर्ड के बारे में आपको मेन बॉडी में बात करनी है। मैम जो मैम डिजास्टर मैम जो आते हैं मैम, उनको मैम कैसे रोका जाए उनको मैम, या फिर मिनिमाइज कैसे किया जाए मैम, उसके रिगार्डिंग। मतलब अच्छे से बताइए, इसके बारे में बात करनी है, डिजास्टर के बारे में कि सोल्यूशन के बारे में? मैम सॉल्यूशन के बारे में। ओके फाइन। अच्छा, प्रणव आप बताएंगे किसके बारे में बात करनी है, डिजास्टर के बारे में कि सोल्यूशन के बारे में? मैम प्रोएक्टिव सॉल्यूशन। सोल्यूशन के बारे में बात करनी है। अगर आपने, म्यूट कर लेना, अगर आपने डिजास्टर के बारे में बात की, और कैसे हम लोग जैसे आप लोगों को तो समझ में आ रहा है, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है स्टूडेंट, तो उसके बारे में हम ऐसे में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे डेविएटेड कंटेंट रहता है, ठीक है। तो हमें सोल्यूशन के बारे में बात करनी है। अब विशांत जो है, उसने जो इंट्रोडक्शन शुरू किया है, बहुत ऑर्डिनरी और फेमिलियर इंट्रोडक्शन है, तो वो सब तो अभी हम नहीं देख रहे हैं। अब देखिए, आपको बात करनी है सोल्यूशन के बारे में। अब और ये इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये रहा मेन बॉडी सेकंड पैराग्राफ से। अब इसने कहाँ शुरू किया, देखिए डिजास्टर के बारे में बात किया इसने, ठीक है। फॉरेस्ट फायर के बारे में बात किया उत्तराखंड में, फिर एमिशन ऑफ फॉरेस्ट फायर, ग्लेशियर,
डिजास्टर के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे सोल्यूशन के बारे, डिजास्टर के बारे में सोचिए, ये सेकेंड पैराग्राफ में इसने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिजास्टर के बारे में बात किया, इतने सारे वर्ड्स उसने डिजास्टर पे ले लिए, इसका डेविएटेड कंटेंट है। और जब सोल्यूशन की बात आई तो इसमें क्या लिखा, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटरवेंशन, खत्म सोल्यूशन। मतलब एक पैराग्राफ में अगर कितना लाइन है देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन है। अब 14 लाइंस में उसने जो 10 लाइन है वो तो डिजास्टर के बारे में बात किया, और जो 4 लाइन है, 4 भी नहीं है 3 लाइन है, उसमें उसने सोल्यूशन के बारे में बात की, और उसमें यही बोला कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए और इंटरवेंशन करना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, खत्म। मैंने क्या लिखा, कौन सा इंटरवेंशन करना चाहिए, मैंने लिखा एग्जामिनर विल एक्सपेक्ट राइट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्यों, इसमें इसने लिखा, देखिए, however anthropogenic activities induce disaster, ये फर्स्ट पैराग्राफ का है इंट्रोडक्शन, are in the ambit of humans and they can be reduced in intensity with right approach and strategies। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है यानी इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन का पैरा खत्म हो रहा है विद सोल्यूशन, राइट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी। तो ऑब्वियसली जब एग्जामिनर इवैल्यूएट करेगा तो उसको लगेगा अच्छा अब नेक्स्ट पैराग्राफ में अप्रोच और स्ट्रैटेजी के बारे में बताएगा, इसका मतलब सोल्यूशन के बारे में बताएगा। मगर ये वापस से डिजास्टर के बारे में शुरू कर दिया, बट यू स्टार्टेड विद डिजास्टर, ओके। और पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी भी नहीं है, पैरा और पैरा के बीच में कनेक्टिविटी होना चाहिए, तो कनेक्टिविटी भी नहीं है। यहाँ पे बोल रहा राइट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी और शुरुआत कर दिया डिजास्टर से। डिजास्टर के बारे में यहाँ पे तो लिख ही लिया है, फिर से क्यों डिजास्टर के बारे में आ रहा है। अब देखिए कैसे डेबिटेड कंटेंट है, फिर से डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक का कॉज, डिजास्टर का कॉज क्या है वो सारा बता रहा है। heavy infrastructure development, dam building, infrastructure development, damage caused by flood, most solution कहाँ है, 50 years old, so the process is a great threat to habitat if any extreme disaster took place, खत्म। फिर सिर्फ सोल्यूशन देना है, इतना सारा डिजास्टर के बारे में बता दिया, अब यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, therefore government should take some measure to dilute the intensity। एग्जामिनर को आप ब्लफ नहीं कर सकते हो, ये निवेशांत यही कर रहा है इसमें, ठीक है। सोल्यूशन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस एस्से में इसके पास कोई, मैंने जब इससे फोन पर बात की तो उसने बताया मैम मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं था इस पे, गवर्नमेंट क्या सोल्यूशन ले रहा है या क्या मेजर्स ले रहा है उसके पास नहीं था। तो वो क्या कर रहा था, ब्लफ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है वो भी कर ले, अगर आपके पास नहीं है कंटेंट तो ठीक है आप कर सकते हो, मगर ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, फाइन। एनीवेज, तो यहाँ किस तरह से ये डेविएटेड कंटेंट है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे सोल्यूशन सम मेजर, अरे तो कौन सा मेजर लो, बेसिकली क्वेश्चन तो यही है ना कि व्हाट मेजर शुड बी टेकन। अच्छा, फिर उसके बाद अब अर्थक्वेक के बारे में बात किया, पहले फॉरेस्ट फायर के बारे में बात किया, ये एक डिजास्टर, फिर अर्थक्वेक के बारे में बात किया, ये एक डिजास्टर, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ग्लेशियर के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक और डिजास्टर। फिर उसके बाद लास्ट में देखो फिर से सोल्यूशन दिया है, required to assess the consequences and measures required to reduce the damage of property। कौन सा measures, तो सोल्यूशन के बारे में देखा जाए तो विशांत ने कोई भी बात नहीं की है। अब यहाँ पर इसने लिखा है अवेयरनेस कैंपेन, अब यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, जबकि इसको सेकेंड पैरा से ही सोल्यूशन के बारे में बात करनी थी। डिजास्टर के बारे में जो लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में लिख के काम खत्म करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा है, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा है कल्टीवेशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर से डिजास्टर के बारे में बात करने लगे, फॉरेस्ट फायर, व्हाई डिडंट यू मेंशन इन द पैरा वेयर टू, हाँ अब मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये फॉरेस्ट फायर के बारे में बात कर रहा है, तो फॉरेस्ट फायर के बारे में तो इसने सेकेंड पैराग्राफ में भी बात की है। तो मैं बोल रही थी आप इतना स्कैटर्ड कंटेंट क्यों लिखे हो, सेकेंड पैराग्राफ में फॉरेस्ट फायर, फिर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में भी फिर से फॉरेस्ट फायर। अगर आप फॉरेस्ट फायर के बारे में लिख रहे हैं तो एक ही पैराग्राफ में फॉरेस्ट फायर के बारे में लिख के काम खत्म करो, उस फॉरेस्ट फायर का चैप्टर क्लोज कर दो, अब वापस से उसको मत लेकर आओ, कंटेंट स्कैटर्ड लगेगा। एनीवे,
फिर उसने थोड़ा सा सोल्यूशन दिया और मैंने एम्बिगुअस लिखा है, मतलब सही नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग है। उसको मिला भी 2 मिला है, ठीक है। व्हाट स्ट्रैटेजी, फ्यूचर स्ट्रैटेजी, हर जगह लिख रहा है मेजर, सोल्यूशन, इंटरवेंशन, स्ट्रैटेजी, मगर कौन सा स्ट्रैटेजी, कौन सा मेजर, कुछ नहीं लिखा है। इसको हम लोग कहते हैं डेविएटेड कंटेंट। फाइन, ओके। अब हम कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला मैंने आप लोगों को बताया कि रेलिवेंट कंटेंट लिखना है। रेलिवेंट कंटेंट का मतलब क्या है? आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन, आर्गुमेंट क्वेश्चन, रिपोर्ट क्वेश्चन में पहचानना है कि कौन से कीवर्ड के बारे में आपको सबसे ज्यादा बात करनी है अपने मेन बॉडी पे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में आ रहे हैं, फैक्ट सपोर्टेड बाय एविडेंस। Your presentation of facts must be supported by logically sound reason. अब अभी आपने विशांत का देखा, हिमालयन डेजर्ट टेप, तो वो यही बोल रहा है सम मेजर, सम स्ट्रैटेजी, इंटरवेंशन, मगर उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है या कोई भी ऐसा उसके पास कंटेंट नहीं है जो करंट रिलेटेड हो या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम इनिशिएट की हो उसके बारे में उसको कुछ पता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इफ यू बैक योर ओपिनियन विथ एविडेंस, योर कंटेंट विल लुक अथॉरिटेटिव. Also, try to connect your content with relevant current issues. This would raise the level of your content. तो विशांत को जो अपने उसके ऐसे में 2 मिला है, वो इसीलिए मिला। एक तो करंट का, उसने करंट का जो भी दिया था वो डिजास्टर कनेक्टेड करंट दिया था, जैसे उसने फॉरेस्ट फायर्स के बारे में लिखा था, ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में लिखा था, तो वो जो भी दे रहा था वो डिजास्टर से कनेक्टेड करंट वाला दे रहा था, मगर हमें सोल्यूशन से कनेक्टेड करंट वाला चाहिए था। देखिए सुनो, मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ वो एकदम आइडियल चीज बता रही। अब होता क्या है कि हम लोगों को सब कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको करंट नहीं पता है, ऐसे, या आपके पास कुछ कंटेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करो, मगर अटेम्प्ट जरूर करो। जैसे इसने किया, इसने पूरा 300 वर्ड्स में लिखा है, 2 मार्क्स तो मिले हैं ना कम से कम। ओके, तो ऐसा ही करना है। अब नेक्स्ट है अप्रोच। The suggestion or opinion that you give your content बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीज अपना ओपिनियन दे रहे हो, कोई भी कंटेंट दे रहे हो और सजेशन दे रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, ठीक है, हमारे संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। चाहे कितना भी निराशावादी ऐसे क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, पॉलिटिक्स हैज बिकम फैमिली बिजनेस करके, बहुत ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा निराशावादी का टाइप का था कि फैमिली बिजनेस बन चुका है ये। तो चाहे कितना भी निराशावादी हो, आपको अपना जो स्टैंड है ना, जो आप फ्यूचर के लिए अगर आप कुछ बोलते हैं तो हमेशा आशावादी होना चाहिए आपको। अब सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है वैसे, अनबायस्ड होना चाहिए। देखिए हम लोग में ह्यूमन टेंडेंसी, एक मानव की प्रवृत्ति जो होती है वो रहती ही रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे कोई है ना जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, कोई रिजर्व कैटेगरी का है, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के अपने इश्यूज हैं with regard to reservation, रिजर्व कैटेगरी के अपने इश्यूज है with regard to reservation, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने एक क्वेश्चन रिजर्वेशन पे पूछा था, ये सब सारी जो चीजें ना सेंसिटिव इश्यूज है, रिजर्वेशन हाईली सेंसिटिव इशू है, रिलीजन हाईली सेंसिटिव इश्यूज है, ठीक है। तो कम्युनलिज्म, रिलीजन नहीं कम्युनलिज्म, ठीक है। तो रिजर्वेशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक स्टूडेंट है, आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन था जो मैंने बनाया था अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के लिए, तो वो अब पेपर नहीं है मेरे पास। तो उसने ना आर्गुमेंट में क्या है, फॉर और अगेंस्ट कितना होता है, फिर कंक्लूजन देना होता है, उसका मैंने पेपर चेक करके मुझे
तुरंत पता चल गया कि ये जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है। उसने मुझे कॉल किया था, उसको जो भी मार्क्स मिले थे, अब तो उतना याद नहीं है मुझे। मैंने उससे पूछा तुम जनरल कैटेगरी के हो? उसने बोला यस। कैसे पता चला? उसकी पेपर से रिफ्लेक्ट हो रहा था उसका खुद का बायस है, पता चल रहा था। ठीक है। एक और कैंडिडेट का मैंने पेपर चेक किया था, उस कैंडिडेट के पेपर से मुझे पता चल गया था उसका जेंडर क्या है। हालांकि वो तो नाम से पता चल जाता, मगर मुझे आंसर से पता चल गया। कैसे? क्वेश्चन था एक विमेन पे था कि मैन इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मतलब कि जो सब कोई विमेन के बारे में बात कर रहा है, विमेन के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो वो क्वेश्चन इस पे था कि ये आपको क्वेश्चन मिलेगा अपने राइटिंग सेक्शन बुक में, कि मैन के अपलिफ्टमेंट के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, पुरुषों के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। पुरुष, जो पुरुष होते हैं वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ औरतें होती है, वो लोग भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं, मगर उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था। जैसे जोमेटो डिलीवरी बॉय का आप लोगों ने सुना था, तो विक्टिम कौन था और कल्प्रिट कौन था? ठीक है, जोमेटो डिलीवरी बॉय में विक्टिम जोमेटो डिलीवरी बॉय था, कल्प्रिट कौन थे? एक वुमन थी। तो इस पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया था कि मैन इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यानी मैन को अपनी एग्जिस्टेंस का फेस, आई मीन क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब उसको लग रहा है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है। तो उसमें उसने लिखा, उस कैंडिडेट ने लिखा कि these women, they get reservation, they get free bus pass in Delhi buses, these women। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये तो मेल है, these women करके लिख दिया। गॉट इट? तो आपके आंसर से कभी भी नहीं पता चलना चाहिए आपका जेंडर, आपका रीजन, आपका स्टेट, आपका कास्ट, आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन अबाउट एनी पार्टी, कभी नहीं पता चलना चाहिए। एक और मैंने आंसर चेक किया था टेस्ट नहीं, राइटिंग सेक्शन बैच का स्टूडेंट था, लद्दाख का स्टूडेंट था। उसने ऐसे क्वेश्चन था रिजर्वेशन पे, तो उसने कंक्लूजन में लिखा रिजर्वेशन शुड बी कंप्लीटली अपरूटेड फ्रॉम द सोसाइटी। इसका ये जो उसका खुद का जो ओपिनियन है ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, बायस्ड है, इरैशनल है, कंप्लीटली अपरूटेड। ओके। तो ऐसे ओपिनियन को अवॉइड करो, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ओपिनियन, इसको कहते हैं शॉविनिस्टिक ओपिनियन। शॉविनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हमारा कास्ट, हमारा स्टेट, हमारा रीजन, हमारी पार्टी सबसे सुप्रीम है, ये होता है शॉविनिस्टिक ओपिनियन। तो इससे बचो, क्योंकि एग्जामिनर क्लियर नहीं करने देगा आपको एग्जाम। अगर उसको पता चल जाएगा आप इंडियन नहीं हो, ठीक है, आप बंगाली हो, आप रिजर्व कैटेगरी के हो, आप साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम नहीं करना है। और ये सारे वर्ड्स जो हैं ये अब्सोल्यूटिस्ट वर्ड है, यानी एक्सट्रीम वर्ड है। अब्सोल्युटली, ऑल, ऑलवेज, कंप्लीटली, डेफिनेटली, एंटायर, एवरीवन, एवरीथिंग। अब जैसे मैं बोलूंगी एवरीवन शुड नो हाउ टू रीड एंड राइट हिंदी, हिंदी पे विवाद चला था ना, बस पता चल जाएगा शॉविनिस्टिक ओपिनियन। ठीक है, साउथ इंडियन बोलेंगे भाई क्यों, हम तो नहीं पढ़ेंगे हिंदी। गॉट इट? तो इस तरह का जो एक्सट्रीम ओपिनियन है उसको बिल्कुल भी अपने आंसर पेपर में यूज नहीं करना है। और कुछ एग्जाम्पल देखो, एक ने लिखा था क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू देयर ड्रेसिंग स्टाइल। गलत हो जाएगा ये। ठीक है, बाई चांस अगर एग्जामिनर आपकी फीमेल हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं तो देखिए, हम लोग का सबका अपना अपना ओपिनियन है।
आप मेरे ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो, मैं आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सब कुछ सही है। इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो इंडिया है ना वो वेस्टर्नाइज्ड हो रही है, मॉडर्न नहीं हो रही है। ठीक है, मॉडर्न अगर हो रही होती ना तो ये जो रिलीजन पर झगड़ा करना, कास्ट के ऊपर झगड़ा करना, जो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज लोग जो फ्री भी प्रोवाइड करते हैं किसी को लैपटॉप, तो उस लैपटॉप देना, अल्कोहल देना, तो उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होते अगर मॉडर्न होते तो। मगर मॉडर्न नहीं हो रहे, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, और इसी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, ये मैं बिलीव करती हूँ। उस वेस्टर्नाइजेशन में एक है आपका ड्रेसिंग स्टाइल, एक आपका ईटिंग स्टाइल है, एक आपका स्लीपिंग स्टाइल, इन द सेंस कि अगर इंडियन कल्चर हो ना प्रॉपर तो रात के 10 बजे तक सो जाओ, मगर वेस्टर्नाइज हो रहा है तो नाइट लाइफ एक अलग ही हो जाती है। गॉट इट? तो मैं खुद इस पे बिलीव करती हूँ, मगर मैं अपने आंसर में नहीं लिखूंगी ऐसा। गॉट इट? ठीक है, तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। मगर हाँ, आर्गुमेंट में लिख सकते हो आप लोग, ऐसे में नहीं लिख सकते हो। एक स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट का लाइन है जो मैंने इसको उठा के यहाँ पे लगाया है, एवरी रिलीजन प्रोपोगेट्स विमेन सप्रेशन। तो ये गलत है। कोई भी रिलीजन विमेन सप्रेशन को एडवोकेट नहीं करता है स्टूडेंट, कोई भी रिलीजन नहीं करता है। ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन है। अब रही बात, अगर आप लोग पर्दा सिस्टम की बात करते हो, बुरखा की बात करते हो, जिसको वेल कहा जाता है इंग्लिश में, VEIL, वेल, क्रिश्चियनिटी वाले लोग इस वो टर्म को यूज करते हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, पर्दा सिस्टम जो हिंदू लोग फॉलो करते हैं, और बुरखा जो मुसलमान लोग फॉलो करते हैं, राइट? तो अगर इसको सप्रेशन मानते तो मैं आपको बता दूं तीनों रिलीजन में है। ये जो हेड कैप लगाते हैं नर्सेस, सॉरी नर्सेस बोल रहे हैं, नन्स, क्रिश्चियनिटी में नन जो हेड कैप लगाते हैं, हेड कवर लगाते हैं, वो उनका वेल है, जो पहले थोड़ा सा आगे तक था, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे रेफॉर्मेशन हुआ, रेनेसा पीरियड आया, रेफॉर्मेशन हुआ, तो जो हेड कवर था वो थोड़ा पीछे चला गया, तो क्रिश्चियनिटी में है। और आप लोगों को ये बता दूं, आप लोग गूगल सर्च करना, ये जो वेल सिस्टम जो क्रिश्चियनिटी में था, तो जब क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करा था, सबसे पुराना जो रिलीजन है वो हिंदू वाला है, हिंदू धर्म, उसके बाद क्रिश्चियनिटी, उसके बाद इस्लाम आता है। अब जैसे ही क्रिश्चियनिटी स्प्रेड किया, एशिया की तरफ स्प्रेड किया, तो और जब इस्लाम का जन्म हुआ, तब ये वेल सिस्टम को अडॉप्ट किया, इस्लाम इस्लाम के फॉलोअर्स ने अडॉप्ट किया वेल सिस्टम को, और उसको बुरखा बोला गया। अब रही बात हिंदू रिलीजन की, तो ऑब्वियसली उसमें पर्दा सिस्टम तो था ही, वो हम लोग सबको पता है। ठीक है, तो अगर इस पर्दा सिस्टम को अगर हम लोग बोलते हैं ये विमेन सप्रेशन है, तो बिल्कुल नहीं। ओके, इसके बारे में और भी बहुत चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, एक तो रिलीजन नेवर प्रोपोगेट, पहली चीज तो ये है। ठीक है, ऊपर से आपने एवरी लिख दिया तो वो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, रिजर्वेशन मस्ट बी अपरूटेड, ये भी गलत है। लोग, अब मैंने बोला कि कंप्लीटली ये सब टर्म्स नहीं अवॉइड, ये सब टर्म्स को अवॉइड करना चाहिए, तो लोकपाल विल कर्ब द करप्शन कंप्लीटली, कंप्लीटली तो हो ही नहीं सकता है। तो ये समझ में आ गया। अब मेंटेन स्ट्रिक्ट एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब आप अपने आंसर से कुछ भी रिवील मत करो एग्जामिनर को, आपका जेंडर, आपका कास्ट, स्टेट, रिलीजन, कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। Present your opinion in such a way that you do not directly or indirectly reveal your own prejudice, आपका खुद का biasness towards any issue। अगर आप बीजेपी पार्टी के फॉलोवर हो, मोदी के फॉलोवर हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मगर अपने पास रखो उसको। अब स्टूडेंट्स हैं, क्या लिखते हैं, द आर ऐसे लिखते हैं। अगर सपोज गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोई नई स्कीम चलाई, आयुष्मान भारत सपोज चलाई, ठीक है, तो बोलेंगे आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अपने ऐसे में लिख रहे हैं, सुनो, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनिशिएटेड
भाई आप मत लिखो। आप समझ में आ रहा है आपको बीजेपी से प्यार है, मगर इतना मत लिखो। आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे से। और नरेंद्र मोदी ये सब कोई नाम नहीं लिखने की जरूरत है, सीधे से लिखो द गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट, काम खत्म। ओके। इंडियन गवर्नमेंट का केंद्र बिंदु कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही तो है ना, वो तो समझ में आ जाएगा। Okay, so do not give any opportunity to examiner to infer your caste, creed, religion, region from your answer. Also, you should not mention your name or others' name in place of मतलब रिपोर्ट में अपना नाम कहीं मत लिखो, by XYZ, by ABCD, यही सारा लिखो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, नेवर साइट, डू नॉट कोट एनी लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी नेम। अब एक क्वेश्चन आया था 2019 का क्वेश्चन था। पॉलिटिक्स बहुत पॉलिटिक्स इज अनप्रेडिक्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। तो जब इस पर मैंने ऐसे लिखा था, मेरी टीम नहीं थी उस समय, तो मैंने इस पे ऐसे लिखा था, वो ऐसे आपको मिलेगा राइटिंग सेक्शन बुक में। तो तब मुझे लिखना पड़ा कि कॉम्प्लेक्स कैसे, अनप्रेडिक्टेबल कैसे, तो मुझे एविडेंस देने के लिए मुझे पॉलिटिकल पार्टी का नाम देना पड़ा। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटिक्स हैव बिकम फैमिली बिजनेस, ठीक है, तो उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम देना पड़ा, मगर ये अनअवॉइडेबल था। मगर बाकी जगह जहां पे आप अवॉइड कर सकते हो, वहां पर आप मत लो किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम। ठीक है। If you want to convey that Prime Minister Narendra Modi has undertaken certain project, it is safer to say that the Indian government has undertaken this project. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में। मैं स्टूडेंट्स को बोलती रहती हूँ, मगर ये लोग मिस्टेक करते रहते हैं। एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आप लोग आई और यू कभी मेंशन नहीं करोगे। अगर आप लोग आई मेंशन करते हो तो इसका मतलब आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जैसे आपने ऐसे लिखा, आप कंक्लूड कर रहे हो, तो आप लिखोगे आई थिंक, गलत। आई कंक्लूड, गलत। ठीक है। अब कोई कोई ऐसे लिखता है, लेट्स कंक्लूड, लेट्स सम अप, ऐसे लिखता है लेट्स कंक्लूड, तो लेट्स में अस आ जाता है। अस, लेट्स में अस आया। अब अस में कौन आया? आई तो आया ही, और एक कौन है? अस में दो तो मिनिमम होगा ही होगा ना, मिनिमम। तो एक आप हो और एक कौन होगा? एग्जामिनर होगा। तो आपने अपने आप को तो ड्रैग किया ही इस समय, और साथ में एग्जामिनर को भी ड्रैग कर दिया। ऐसा लगता है दोनों फ्रेंड्स हैं। चलो कंक्लूड करते हैं, लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स कंक्लूड। ये लेटर्स वेटर्स मत लिखा करो, आई यू मत लिखा करो। और अगर आप यू लिखते हो तो इसका मतलब आप एग्जामिनर को ड्रैग कर रहे हो। अब आप आंसर लिख रहे हो, इसमें दो ही बंदा होगा, आई आप होगे, यू एग्जामिनर होगा, बात खत्म। तो यू क्यों एग्जामिनर को ड्रैग कर रहे हो अपने आंसर में? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है जिसमें आपका ओपिनियन पूछा जाता है, तब आप आई यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं यूज करना है आई। फाइन। नेक्स्ट है कोर्स। स्टूडेंट्स लोग हैं ना, ऑब्सेस्ड है कोटेशन पे। मुझे पूछते हैं मैम वही तो यूज कर सकते हैं ना? हाँ, वी यूज कर सकते हैं। यस मैम। वी आप तभी यूज करोगे जब आपको लगता है कि आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें आप खुद भी शामिल हो, आप उसको इंडिकेट कर रहे हो, तब, है ना। जैसे जैसे मैं बताती हूँ, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो अगर एक एक इंडिविजुअल, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, एक एक इंडिविजुअल क्लाइमेट चेंज के प्रति कॉन्शियस रहेगा, तो अपने कार्बन, इंडिविजुअल जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस कर सकता है। इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकता है, जैसे कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। अब जैसे इंडिविजुअली जो फार्मर है, स्टबल बर्निंग करता है, ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा होता है, दिल्ली बहुत सफर करता है उसकी वजह से, तो वो स्टबल बर्निंग ना करे। तो उसमें आप वी
शुड बी, तब आप भी शामिल हो, बाकी सारे भी शामिल, तब ऐसे केस में बी यूज कर सकते हो। चलिए अब हम कोर्स की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कोर्स पे। मेरे पास एक नहीं कई स्टूडेंट्स का आता है मैसेज कॉल कि मैम आपके पास कोटेशन से कलेक्शन है। मैं रखती भी नहीं हूँ और जरूरत भी नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कोटेशन देंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, मगर स्टूडेंट्स कोटेशन देने के भी अपने रूल होते हैं। यदि आपका कोटेशन इररेलेवेंट है, क्वेश्चन से इररेलेवेंट है, इंट्रोडक्शन से डिसकनेक्टेड है और बहुत लंबा है, तो आपका तो कोटेशन की वजह से ही आपके मार्क्स कट जाएंगे, पहला। दूसरा, आपको क्या लगता है हर जगह कोटेशन दोगे? नहीं। मैंने एक लड़की है, उसने मुझसे 3 बार इवेलुएट करवाया, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम उसने 3 बार दिया हुआ है। तो जब फर्स्ट टाइम उसने अपने आंसर स्क्रिप्ट दिए तो मैंने देखा उसका हर पैराग्राफ में कोटेशन। मैम उससे ना ऐसे का कंटेंट है ना ब्यूटीफुल लगता है, बिल्कुल नहीं। पता है कोटेशन देने का मतलब क्या है? कि देखो मुझे तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में अता पता है नहीं, मगर मुझे बहुत सारे कोटेशन आते हैं, तो मैं हर पैराग्राफ में उसको इंसर्ट कर रहा है। फिलर्स का काम कर रहा है, सिर्फ भरने का काम कर रहा है कोटेशन, और कुछ नहीं। कोई कंटेंट ही नहीं था, कोटेशन से भरा हुआ है। आप कोटेशन अगर देना है तो आप एकदम शुरुआत में दोगे। आपको इंट्रो में, कंक्लूजन में, मेन बॉडी में कोटेशन आप दे ही नहीं सकते हो। रिपोर्ट में वैसे नहीं दे सकते हो। आर्गुमेंट में देना है तो दे दो, मगर फिर भी वो रेलिवेंट होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, और बहुत बड़ा कोटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं डिटेल में कोटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल मैं आपको एक कोटेशन दिखाती हूँ, विशांत का ही है। तो ये जो हिमालयन डिजास्टर पे था, मैंने इसको बोला दिस क्वेश्चन डिमांड सोल्यूशन बट योर कंटेंट हैज अ पासिंग एंड वेग रेफरेंस टू सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अ, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, इंडिया परस्यू टू बिकम अ रीजनल पावर और डिस्टेंट रीज, इसने इस पे लिखा है। देखिए मैंने हर जगह इसको गुड दिया है। इसको इसमें मार्क्स भी मिले हैं, देखिए। अब देखिए इसने इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा है, देखिए यहाँ पर more emphasis on capital and investment while neglecting environmental concern has made people of several countries apprehensive towards India. For instance, ये full stop यहाँ पर हो गया। अब देखिए, for instance, protest in Australia and Mauritius, खत्म, full stop। अरे for instance, protest in Australia and Mauritius, खत्म। ये सेंटेंस कंप्लीट है क्या? कुछ पता ही नहीं चल रहा वो क्या बोलना चाहता है। तो मैंने लिखा इनकम्प्लीट, नो मीनिंग। इसमें इसको 5 मिले हैं। मैंने लिखा यू स्टार्टेड वेल बट लास्ट 2 पैरा नॉट इम्प्रेसिव, चाइना मिसिंग। एनीवेज 5 तो ठीक ही है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स। तो अब इसने कोटेशन दिया है, क्वेश्चन को समझो, यूथ का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में। फाइन, कोटेशन लिखा है इसमें, महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस like the coil of snake. There is no way out but to wrestle with it. ये क्वेश्चन, ये इसने कोटेशन दिया। अब इसका कोटेशन जो है किस तरह से यूज, इस ऐसे क्वेश्चन इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्टेड है, ये तो समझ भी नहीं आ रहा कैसे कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्ट कर सकता था इसको, मगर इसने क्या किया, अब इसने ये वाला कोटेशन लिख रहा है, पॉलिटिक्स इज द टॉर्च बियर ऑफ नेशन बिल्डिंग। अरे भाई ये जो कोटेशन दिया है ये तो एकदम लटक रहा है हैंगिंग पोजीशन में, इसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। कोटेशन देने के बाद सीधे लिख दिया पॉलिटिक्स इज द टॉर्च बियर ऑफ नेशन बिल्डिंग। और यहाँ पे महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स तो हमें पूरा का पूरा जैसे स्नेक का कॉइल होता है उसमें हम लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे उसने नेगेटिव चीज बोली पॉलिटिक्स के बारे में। आई मीन महात्मा गांधी को कोट करके उसने नेगेटिव चीज बताया, और फिर यहाँ पे लिखता है पॉलिटिक्स इज द टॉर्च बेयर ऑफ नेशन। क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? कोई कनेक्शन नहीं। तो ऐसे कोटेशन का कोई मतलब ही नहीं है।
When you give quote, do not forget to connect it with the introduction. जब आप quote देते हो तो उसको quotation को connect करो, एक तो introduction से connect करो और question से भी connect करो. Fine. तो मेरे पास तो है ऐसा quotation जिसको मैंने connect किया है. मुझे याद आ रहा है. Anyway, ठीक है. Anyways, अब देखो इसने अपने आप को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. यहाँ पे महात्मा गांधी का कोट दिया कि पॉलिटिक्स जो है वो स्नेक का कॉइल है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं. फिर यहाँ पे नेगेटिव बात बताया, फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में पॉजिटिव बात बताया, फिर लिखा एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स स्पेशली फॉर यूथ इज क्रूशियल टू मेक कंट्री ग्रो एंड डेवलप. मतलब पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए, राइट. और यहाँ पर क्या बोल रहा है महात्मा गांधी का कोटेशन. तो कोटेशन जो है वो एकदम नेगेटिव. पॉलिटिक्स के बारे में जो कोटेशन दिया वो एकदम नेगेटिव, और बाकी सारा पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर रहा है. तो ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. बट यू बिलीव इन हैंडलिंग, पता नहीं क्या लिखा है मैंने, कोटेशन ऑफ पॉलिटिक्स बीइंग कॉइल ऑफ स्नेक. हाँ, मगर इसने बोला कि पॉलिटिक्स कॉइल ऑफ स्नेक है और यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स कंट्री के लिए अच्छा है. तो ये सब कॉन्ट्राडिक्शन है. तो जब भी कोटेशन दो तो उसको इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करो. उसको इसने इंट्रोडक्शन से बिल्कुल कनेक्ट नहीं किया, इसको क्वेश्चन से कनेक्ट करो, तभी वो कोटेशन आपके लिए, आपको वो मार्क्स देगा, वो इम्प्रेसिव बनेगा. ठीक है. अंडरलाइन. कभी भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अंडरलाइन मत करना. आपको अगर अंडरलाइन करना है तो मेन बॉडी ऑफ द आंसर उसको अंडरलाइन करना है. अब अंडरलाइन करते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको लगता है भाई मैंने लिखा है तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ को अंडरलाइन कर देते हैं, तो फिर अंडरलाइनिंग का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया. अब जैसे आपको विशांत का ऐसे याद होगा, उसने हिमालयन डिजास्टर नीड प्रोएक्टिव सोल्यूशन ये ऐसे लिखा. तो उसने हर पैराग्राफ में, जैसे सेकंड पैराग्राफ है उसने सेकंड पैराग्राफ में फॉरेस्ट फायर के बारे में लिखा, थर्ड पैराग्राफ में उसने अर्थक्वेक के बारे में लिखा, फोर्थ पैराग्राफ में उसने ग्लेशियर के बारे में लिखा. ठीक है, ग्लेशियर के बारे में. तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे सेकंड पैराग्राफ में मैं फॉरेस्ट फायर के बारे में बता रही हूँ तो मैं फॉरेस्ट फायर को बस अंडरलाइन कर दूं, सिर्फ फॉरेस्ट फायर. हर चीज को अंडरलाइन मत करो. आप चाहते हो ना कि एग्जामिनर की नजर पड़े कि मैं उस पैराग्राफ में किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो फॉरेस्ट फायर के बारे में उसको अंडरलाइन कर दो. उससे कनेक्टेड अगर आपने कोई अभी रिसेंट कुछ इवेंट हुआ है तो बस उसको दो वर्ड को और अंडरलाइन कर दो, खत्म. पूरा अंडरलाइन मत करो स्टूडेंट, मैंने देखा है वो गलत हो जाएगा. अच्छा, अब हम वर्ड लिमिट के बारे में बात करते हैं. देखिए, वर्ड लिमिट क्यों सेट किया जाता है. वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी बार बार बोलता है फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली. तो वर्ड लिमिट का भी एक इंस्ट्रक्शन है, उसको भी स्ट्रिक्टली और केयरफुली फॉलो करना. मतलब इसका मतलब ये नहीं है 300 वर्ड्स है तो आपको 300 एग्जैक्ट उसमें लिखना, नहीं. 10 वर्ड ऊपर नीचे, 10-15 वर्ड चलेगा, 15 भी नहीं, 10 वर्ड. प्रेसी में तो 10 वर्ड ऊपर नीचे. ऐसे में 290 वर्ड से लेकर 320 वर्ड तक ऐसे खत्म कर दो. ओके. अच्छा, there are two main reasons why question papers usually have a word limit. First, to ease the grading process, because answers of different length cannot be assessed on the same scale. अब किसी ने लिखा 300 वर्ड्स, किसी ने लिखा 700 वर्ड्स, तो कैसे हम उस 700 वर्ड्स में तो ज्यादा कंटेंट होंगे, तो उस आंसर को हम लोग कैसे असेस करेंगे, दोनों आंसर को, एक 300 वर्ड के एक 700 वर्ड के. तो ग्रेडिंग प्रोसेस को ईज करने के लिए, इजी बनाने के लिए वर्ड लिमिट सेट किया गया है. By setting the word limit, examiner assess your. अब वर्ड लिमिट को सेट करने से एग्जामिनर को पता चलता है कि उस कैंडिडेट का क्या क्या ट्रेट्स पता चलता है, वो कितना ओबीडियंट है, इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है. क्या वो ये सोचा तू कितना भी बड़ा वर्ड लिमिट बोल दे, छोटा बोल दे, बड़ा बोल दे, मेरे को जितना मन है मैं उतना ही लिखूंगा, राइट. तो ये क्या वो ओबीडियंट है, क्या वो डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है केयरफुल, तो वो क्या केयरफुल है, क्या वो अटेंटिव है.
examiner also assess your skill of writing the answers precisely and carefully. देखिए स्टूडेंट, जब आप लोग प्रेसी पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि मैक्सिमाइज करना बहुत आसान है, कुछ भी इधर उधर का लिखते जाओ, मगर मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल है। तो कितना प्रिसाइजली और केयरफुली आप लिख सकते हो। और ध्यान रखना, यदि आपकी आंसर जो आपका वर्ड लिमिट है उससे छोटा पड़ गया, यानी शॉर्ट ऑफ, या आपके वर्ड काउंट से बड़ा हो गया, बढ़ गया, तो आपका हिडन पेनल्टी होगा। ये तो साफ साफ यूपीएससी वाला भी कह रहा है, ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है। इफ यू राइट एन आंसर दैट फॉल्स short of the word count, it is likely that you have failed to adequately justify the question. अगर आपने 300 वर्ड्स का है, अगर आपने 280 में लिखा है, तो ऑब्वियसली आपने क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं किया। और अगर आपका वर्ड काउंट बढ़ता है तो इसका मतलब आप एग्जामिनर का बर्डन बढ़ा रहे हो। वो क्यों पढ़ेगा 400 वर्ड्स के आंसर जब उसको 300 वर्ड पे चेक करने हैं? तो वो नहीं टाइम देगा आपके आंसर को, इतना फालतू टाइम नहीं है उसके पास। वर्स्ट ऑफ ऑल, you won't be able to finish your paper within an allotted time. अगर बोल रहा है 300 वर्ड्स में कंप्लीट करना, आप 400 में कंप्लीट करें, ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन छूटेगा। If you give more time to one question, your time will be cut short in another question. Hence, it is better to budget your time for each question followed strictly. If you are struggling with writing too much, अगर बहुत ज्यादा लिखने का आपका ये हैबिट है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये चीज देखना है। रेपिटेशन अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी कोटेशन अवॉइड करना चाहिए, बहुत डेटा या एग्जाम्पल नहीं देना। मैं एक ऐसे आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। देखिए, जैसे बहुत डेटा एग्जाम्पल नहीं देना है, तो जैसे मैं विशांत का ही ऐसे शेयर करती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे तो उसने बहुत अच्छे लिखे हैं, देखिए उसमें उसको किसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए, कौन से ऐसे में। चलो, इसमें तो किसी में भी उसको मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं विशांत का। इंडियाज परस्यूट टू बिकम रीजनल पावर डिस्टेंटली। अब मैंने आप लोगों को अभी भी बताया कि किस तरह से बहुत सारी चीजें लिखने आप अवॉइड करो, बहुत सारा कंटेंट देना आप उसको अवॉइड करो, ठीक है। अब जैसे विशांत का ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंडिया परस्यूट टू बिकम अ रीजनल पावर अ डिस्टेंट ड्रीम। इंडिया रीजनल पावर बनना चाहता है, मगर ऐसा लगता है कि ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो इसने जो शुरुआत की है, India is one of the fastest growing economy in the world and has third largest military. Therefore, India has a huge potential to become a regional power. देखिए, ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, इसमें बेसिकली आपको फोकस करना है डिस्टेंट ड्रीम पे, आपको रीजनल पावर पे फोकस नहीं करना है। किस तरह से इंडिया का रीजनल पावर बनना एक डिस्टेंट ड्रीम है, तो बेसिकली डिस्टेंट ड्रीम पे फोकस करना है, ओके। अच्छा, एक और चीज, आप ऐसे क्वेश्चन से अग्री करके अपना कंटेंट लिख सकते हो। आप ऐसे क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन है उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी अपना कंटेंट लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अच्छा इसने डिस्टेंट ड्रीम बोला है तो मुझे यही लिखना, नहीं। आप ऐसा नहीं, आपको अगर लगता है कि नहीं इंडिया के पास पूरा पोटेंशियल है रीजनल पावर बनने का, तो आप इसके अगेंस्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनीवेज, चलो देखते हैं। तो ये यहाँ पर सिर्फ रीजनल पावर के बारे में बता रहा है कि therefore India has huge potential to become regional power. The aspiration of India to grow as a regional power is clearly visible in its policies like Act East, Neighborhood First, moreover joining of trade, and ये सब उसने बता दिया। मगर अब उसको डिस्टेंट ड्रीम के बारे में बताना है ना, तो अब ये लिख रहा है, देखिए, however there are many hurdles for India to grow as a regional power. अब ये hurdles के बारे में बताएगा, रुकावटों के बारे में। तो मैंने बोला ज्यादा कंटेंट नहीं देने, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इंडियाज इंटरनल कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव इनफ टू हेल्प इंडिया टू ग्रो एज अ रीजनल पावर। तो इंटरनल कंडीशन, तो यहाँ पर इंटरनल कंडीशन क्या क्या बारे में बताया, पॉपुलेशन के बारे में बताया, जो पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, हंग्री पीपल,
हेल्थ सर्विसेज अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर वर्कफोर्स के बारे में बताया, हेल्थ सर्विसेज। तो उसने इंडिया का, तो यानी एक पैराग्राफ उसने डिवोट किया इंडिया का इंटरनल कंडीशन, जो कि सही नहीं है। ये पूरा एक पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ उसने डिवोट किया है इंडिया जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इंडिया किस तरह से एक डिपेंडेंट कंट्री है उसके बारे में बताया। इंडिया इज इटसेल्फ डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज इवन फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंटेलिजेंस सर्विसेज इक्विपमेंट, ठीक है। और फिर इंडिया इकोनॉमी इज वल्नरेबल टू ऑयल प्राइस इंस्टेबिलिटी, नेचुरल गैस डिमांड, इम्पोर्ट। तो ये इंडिया का किस तरह से इंडिया जो क्रिटिकल चीजें हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है दूसरे कंट्री पर। तो ये सेकंड पैरा में डिवोट कर दिया। तो आप देख रहे किस तरह से इसने अपने कंटेंट को पैरा टू पैरा डिवाइड किया है। बहुत हौच पौच उसने नहीं लिखा है। तो मेन बॉडी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसने इंडिया का खुद का जो अपना जो कंडीशन है वो सही नहीं है वो बता दिया। फिर इंडिया दूसरे कंट्री पर कैसे डिपेंडेंट है वो बता दिया। अब ये यहाँ पर बता रहा है इंडिया फॉरेन डिप्लोमेसी इज मोस्टली डिराइव फ्रॉम इकोनॉमिक एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स। चल यहाँ से उसका गड़बड़ शुरू हो गया था, ठीक है, तो इसको मार्क्स उतने नहीं मिले। तो ज्यादा कंटेंट नहीं दो। इंडिया कितने इंडिया का रीजनल पार्क बनना कितने डिस्टेंट ड्रीम है उसका सिर्फ थ्री पीसेस ऑफ कंटेंट लो, 3 पैराग्राफ डिवोट करो, ओके। फिर लॉन्ग सेंटेंसेस मत फ्रेम करो। ये मैं आपको हर बार बोलूंगी, जब मैं रीडिंग कॉम्पिटिशन पढ़ा रही हूँ तब भी बोलूंगी, प्रेसी पढ़ाऊंगी तब भी बोलूंगी, एस्से पढ़ाऊंगी तब भी बोलूंगी, रिपोर्ट टारगेट सब में मैं बोलूंगी लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम मत करना। एक्टिव वॉइस में ज्यादातर अपने सेंटेंस लिखना, पैसिव वॉइस में मत लिखना। तो एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है उसमें मैं आपको लोग को बता देती हूँ। देखिए एक्टिव वॉइस में जो करता है, आई मीन जो करने वाला है, जो डूअर है, वो शुरुआत में होता है। तो गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट, ये एक्टिव वॉइस हुआ। तो इनिशिएट करने का काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट शुरुआत में आ गया। अब अगर आप लोग पैसिव वॉइस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, द प्रोजेक्ट हैज बीन इनिशिएटेड। तो प्रोजेक्ट ने इनिशिएट कर रहा है, प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में ना ज्यादा वर्ड्स लगते हैं, हैज बीन एक आ गया, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, द प्रोजेक्ट हैज बीन इनिशिएटेड, तो बीन एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। इसीलिए एक्टिव वॉइस में ज्यादा सेंटेंस को बनाना, न कि पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। मेक योर कंटेंट रीडेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट जो है वो पढ़ने लायक हो तो राइटिंग तो सही होनी चाहिए, और कॉम्प्रिहेंसिबल यानी समझ में आए। तो लॉन्ग सेंटेंस बिल्कुल मत फ्रेम करना, छोटे सेंटेंसेस अच्छे समझ में आते हैं। अगर आप लोग मेरा ये बुक आप पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने अगला जब नोटिस करोगे तो मैंने हमेशा छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम किया। मैंने अपनी बुक में कहीं पर लंबे लंबे सेंटेंसेस फ्रेम नहीं किए हैं, क्योंकि छोटे सेंटेंसेस जल्दी अच्छे समझ में आते हैं। अच्छा, फॉर दिस योर राइटिंग मस्ट बी लेजिबल एंड योर सेंटेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी सिंपल। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए। अगर आप लंबे सेंटेंसेस फ्रेम करोगे तो वो सिंपल नहीं रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि लंबे सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आप लोगों को कंजंक्शन बहुत यूज करना पड़ेगा। मेरे पास लंबे सेंटेंसेस के भी एग्जाम्पल हैं, अभी फिलहाल नहीं है। जब मैं लंबे सेंटेंस आप लोगों को बताऊंगी तब मैं वो एग्जाम्पल दिखाऊंगी। एनीवेज, तो लंबे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे कंजंक्शन यूज होते हैं, कॉमास बहुत होते हैं, मगर छोटे सेंटेंसेस सिंपल होते हैं और अच्छे समझ में आते हैं। The usage of simple words and simple sentences is so powerful and attractive that it can fetch you more marks than your expectation. अब स्टूडेंट्स को लगता है कि ये ना लॉफ्टी लॉफ्टी वर्ड्स, फैटी फैटी वर्ड्स होते हैं ना, बहुत भारी भरकम सा, जैसे ऑब्नॉक्शियस, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, बड़े बड़े, ऑस्टेंटेशन। ठीक है, एक सेकेंड। तो जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, वो बहुत पावरफुल अट्रैक्टिव होते हैं।
मैं आप लोग देखेंगे, आप लोगों को, मुझे नहीं पता, ये सब इंडिविजुअल चॉइस होती है, मगर मुझे ऐसा लगता है 75% केसेस में जो सिंपलिसिटी होती है ना वो अट्रैक्ट करती है। अगर आपको सिंपल सिंपल लुकिंग, बहुत ज्यादा, आजकल मैं देखती हूँ लड़कों को भी पता नहीं क्या क्या एक्सेसरीज पहनते हैं ना, और लड़कियां भी पता नहीं क्या तामझाम करते हैं, मतलब बहुत मैची सा लुक होता है। हालांकि किसी किसी को अच्छा लगता होगा, मगर वहीं पे कोई सिंपल सा लड़का दिख जाए, सिंपल सी लड़की दिख जाए तो बड़ा अच्छा सा लगता है। ठीक है, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और वैसे लड़के लड़कियां बहुत पावरफुल भी लगते हैं कि सिंपलिसिटी में इतना ग्रेस है ना, कि ये सब जो इतना तामझाम होता है ना एक्सेसरीज आजकल जो आते हैं, उसमें बहुत वो ग्रेसफुल नहीं होता है, बिल्कुल ग्रेसफुल नहीं होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स वैसे ही सेंटेंसेस का है, जितना सिंपल वर्ड, जितना सिंपल सेंटेंसेस यूज करोगे वो उतना अट्रैक्टिव होगा, उतना ही कॉम्प्रिहेंसिबल होगा। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन की है। मैंने आप लोगों को बताया कि सपोज कभी कभी देखिए क्या होता है, जैसे ही हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में हो, आप लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो, तो दो दो तीन चीजें होती है, रिएक्शन होता है। पहला तो ये कि माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, और दूसरा दिमाग में बहुत सारे कंटेंट आने लगते हैं। ठीक है, जब माइंड ब्लैंक होता है या दिमाग में बहुत कंटेंट आते हैं, दोनों केस में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को समझना है। कैसे समझना वो हम डिटेल में बात करेंगे जब ऐसे का वीडियो क्लास होगा, मगर फिलहाल के लिए यदि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं समझोगे तो जो ब्लैंक है वो भी कुछ नहीं लिख पाएगा, और जिसके पास बहुत कंटेंट आ रहे हैं वो बहुत कुछ लिख के भी वो मार्क्स नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। गॉट इट? तो इसीलिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस ऐसे क्वेश्चन में मुझे इस कीवर्ड के बारे में सबसे ज्यादा बात करनी है, इस कीवर्ड से कनेक्टेड मैं सिर्फ 3 पीसेज ऑफ कंटेंट लूंगा और 3 पैराग्राफ में डिवाइड करूंगा। ओके, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे विशांत ने किया था। हालांकि वो पूरा आगे तक ठीक से नहीं कर पाया, मगर जो भी है, अगर आपका कंटेंट, if it is not overloaded with numerous pieces of contents and data evidence, बाप रे, कोई कोई ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट कि सपोज जैसे विशांत ने बताया इंटरनल कंडीशंस के बारे में इंडिया का, अब उसने सिर्फ पॉवर्टी, हंगर और हेल्थ सर्विसेज लिया उस इंटरनल कंडीशन में, हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ सर्विसेज। अब स्टूडेंट बोलते नहीं, इसमें तो करप्शन भी लेना चाहिए, करप्शन भी ले लिया, तो और भी जो जो इंटरनल कंडीशन वाली प्रॉब्लम वो भी ले लिया, तो क्या हो गया, ओवरलोडेड हो गया है। इतना मत करो। ठीक है, तो मतलब जैसे विशांत ने किया था, मेरे पास अभी एक ही एग्जाम्पल है देने के लिए, तो वैसा अगर आप लोग करोगे कि एक पैराग्राफ में 1 पीस ऑफ कंटेंट दो, उसमें 1 पीस ऑफ एविडेंस दे दो, काम खत्म, नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ, दूसरी बात बताओ ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टेड। Take only 3 or 4 pieces of relevant content and devote 1 paragraph to each piece of content. Do not mix all of them in 1 paragraph, making it look disorderly and messy. Also, try to use connecting words. अब देखिए organization में try to use connecting words to link 2 consecutive sentences and paragraph. अब किस तरह से connecting words use कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। वैसे हम ये सब चीज के बारे में ऐसे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ एक विशांत का ही पेपर लिया है, इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे इसने कनेक्टिंग वर्ड यूज किया है। देखिए, इंडिया इज परसीव्ड टू बिकम अ रीजनल पावर, अ डिस्टेंट ड्रीम। अब विशांत ने यहाँ पर इंडिया की पूरी तारीफ की है ना, fastest growing economy, third largest military, huge potential to become regional power. The aspiration of India to grow as a regional power is clearly visible in its policies like Active, Neighborhood First. ठीक है, moreover joining of usage heavily passes on Quad or some other instance. ये हो गया, ऐसे पूरी यहाँ तक तारीफ की है, मगर उसने एक कनेक्टिंग वर्ड यूज किया, however. इन सब के बावजूद there are many hurdles for India to grow as a regional power. Got my point? तो ये connecting word है। अब उसके बाद इसने लिखा many hurdles, तो ये
एक तो देखिए इसने सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्टिविटी है हाउ एवर यूज करके। अब पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी कैसे किया इसने? इसने हर्डल्स बोला है, तो यहाँ पर इंडियन कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव इनफ, तो इसने एक हर्डल के बारे में बताया, तो पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी भी हो गई है। फाइन, तो पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी, लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी, ये आप लोगों को बहुत जरूरी है। अब देखिए इसका डिसकनेक्शन कैसे हुआ। ये वाला जो लाइन है, इस लाइन से ये कोटेशन दिया है इसने यूथ का, ठीक है, पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स में का कॉइल है, तो ये वाला कोटेशन इस लाइन से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब देखिए फिर उसने लिखा therefore active participation is in politics especially for youth is crucial to make country grow and develop। फाइन, तो इसमें ये क्या लिखा है, इंडिया मीडियम एज इन 25 यूथ कंट्रीब्यूट मोर देन, अच्छा अब इसने यूथ लिखा एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स स्पेशली फॉर यूथ, तो यूथ का पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, ये इसने पैरा यहाँ पर एंड किया। तो अब हमें लगता है ना कि हाँ अब यूथ के पार्टिसिपेशन के बारे में बताएगा, तो उसने नहीं बताया। वो क्या 29 ईयर्स, ये यूथ का कितना पॉपुलेशन है इंडिया में, ये सारा बात करने लग गया। तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ का कोई कनेक्शन नहीं है। तो पैरा टू पैरा भी कनेक्शन होना चाहिए। फाइन, इसमें तो कितने मार्क्स मिले? 6 मार्क्स मिले, ठीक है। एनीवेज, तो आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया होगा, पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी। हालांकि मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं आप लोगों को देने के लिए, जब हम ऐसे वैसे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने क्वेश्चन शेयर किया। अच्छा, अब है, तो इसका मतलब है सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्टिविटी, पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी। जो चेकमेट राइटिंग सेक्शन के बुक है उसमें आप लोगों को जो कनेक्टिंग वर्ड्स है उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है ऐसे चैप्टर में, तो वो आप लिस्ट आप देखना, उससे आप लोगों को काफी समझ में आएगा किस तरह से लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी या पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी हम दे सकते हैं। अगर आपने कनेक्टिंग वर्ड यूज किया तो आपका पूरा ऐसे है ना, ऐसा लगेगा एक दूसरे से कनेक्टेड, ऐसे लगेगा पूरा कोहेरेंट लगेगा। मगर यदि आपने कनेक्टिंग वर्ड्स या लिंक करके नहीं लिखा ना, तो आपके आंसर स्कैटर्ड लगेंगे, एकदम बिखरे हुए आंसर्स लगेंगे। अच्छा, अब फॉर्मेट की बात आप करते हैं, तो फॉर्मेट सबका ऐसे है, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ऐसे सबका फॉर्मेट है। तो जब जब जो जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें सारा फॉर्मेट हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पैरामीटर है लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि इस बहुत बड़े भ्रम में है कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी हम लोगों का एग्जाम क्लियर होगा। तो ये जो विशांत है उसका एग्जाम क्लियर हुआ है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, विशांत हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, ठीक है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। और उसने फिर मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के बाद जब उसने प्रिपरेशन शुरू किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसने इंग्लिश में ही शुरू किया कि इंग्लिश में ही देना है। तो इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखता है, मगर फिर भी उसका एग्जाम क्लियर हुआ है ना, उसको 70 आए हैं। और मैं ये भी बता दूं, उसको इसमें 70 आए हैं, उसका एक पेपर में मैंने उसको 92 स्कोर दिया था आउट ऑफ 200। तो 92 तो बहुत टॉप स्कोर है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो बस समझ में आए। ओके, तो लैंग्वेज जो है, दिस लाइज एट द बॉटम ऑफ द इवैल्यूएशन पैरामीटर्स लिस्ट बट इट्स टोटल निग्लेक्ट। मगर इस लैंग्वेज को, ये ठीक है, पैरामीटर लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो, कितना क्लियरली एक्सप्रेस करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज एकदम लास्ट में आता है, मगर इसको पूरा निग्लेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि जब आप लिख रहे हो इंग्लिश में, तो वो एक ढंग से आप एक्सप्रेस कर पाओ, चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो जो आप बोलना चाहते हो वो सेंटेंस से समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फुल स्टॉप। मैंने ये देखा फुल स्टॉप ही नहीं पुट करते हो, चलता जा रहा है ट्रेन की तरह सेंटेंस। सांस कहाँ लेगा एग्जाम में, कहीं तो रोकना है ना।
छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करो, फुल स्टॉप पुट करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस फुल स्टॉप, ठीक है। कैपिटल लेटर की मिस्टेक मत करो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। विशांत करता है, सोसाइटी की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है उसने एक जगह, ठीक है। तो उसका एग्जाम जरूर क्लियर हुआ है, मगर कोशिश करो कि अवॉइड करो स्पेलिंग मिस्टेक। The chances of scoring marks increases if you write in such a way that your writing is legible and easy to understand. Illegible writing, राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, आराम से समझ में आनी चाहिए। अगर illegible writing होगी तो it can put the examiner to a bad mood and you can end up losing marks for what you have written. Hence, it is better to write neatly and carefully. Okay? Measuring up to these above mentioned parameters needs immense practice under the expert guidance. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा, बच्चे बस लिखते जा रहे हैं, ऐसे लिखने की प्रैक्टिस। मैं तो ना सितंबर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किसने इवैल्यूएट किया? मेरे सीनियर ने किया। हाँ, सीनियर ने कितना इवैल्यूएट किया होगा? 5 आंसर से 10, 20, 30, ठीक है। प्रॉपर फैकल्टी से करवाओ इवैल्यूएशन। Do not get disappointed and disheartened at the negative reviews on your writers. अगर आपको नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं तो आप डिसअपॉइंटेड डिसहार्टेड मत हो। याद रखना, ऐसे कैंडिडेट्स इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं जो अपनी निंदा को ले सके, जो क्रिटिसिज्म को ले सके। जो भी क्रिटिसिज्म को ले नहीं सकता है, देखती हूँ जिम जाते हैं, ये करते वो करते, बॉडी तो बड़ी स्ट्रांग है मगर दिमाग से और दिल से स्ट्रांग नहीं है। हल्का सा थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो हल्का सा भी प्रवोक कर दो, सीधे मरने मारने पे आ जाते हैं। मुझे याद है, मैं एक जगह पार्किंग में थी दिल्ली के कमला नगर में, तो एक लड़के ने गलती से, गलती से किया था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, गलती से एक लड़की के स्कूटी को हल्का सा, एकदम हल्का सा टच किया था, कुछ नहीं हुआ था। बाप रे, वो लड़की ने इतना चिल्लाया है, मैंने कहा क्या है भाई, क्या सीन क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसे लोग मेंटली इमोशनली बहुत वीक होते हैं, जो हल्का सा प्रोवोक करने पर भी ऐसे हो जाते हैं। और आजकल का तो आप देख रहे हो, इतना फेक न्यूज चल रहा है, इतना फॉल्स इंफॉर्मेशन वायरल हो रहा है, कैसे भड़क जाते हैं लोग, उस फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठ को देखकर भड़क जाते हैं। इमेजिन। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। Do not get disappointed and disheartened at the negative reviews on your write-up. Instead, be receptive. Receive करो उस criticism को and grateful, thankful, ठीक है, to all the critical remarks which makes you aware about your pitfalls. जो भी pitfalls है आपके, जो भी weakness है, जो आपको उसका aware करवा रहा है, उसको thanks बोलो, ठीक है। All these inputs will raise the quality of your answers and enhance your writing skills. Okay. अच्छा, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारे असेसमेंट पैरामीटर्स खत्म होते हैं और मेन इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि कंटेंट, एकदम क्वेश्चन को समझना। यदि आपने, अगर आप पढ़ लिख के एग्जाम में गए हो और आपने क्वेश्चन को आपने समझ लिया है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा मुझे इतना कंटेंट देना है, तो उसका पहले से ड्राफ्ट तैयार करो। वो सब हम बात करेंगे ही कि किस तरह से ड्राफ्ट तैयार करना है। और कोई एक ऐसे मैं आप लोगों को अपना दिखा देती हूँ। और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? किसी ने मुझसे ग्रामर का क्वेश्चन पूछा था, संदीप, और वो क्लास में आया भी नहीं, इमेजिन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रामर का जो मुझसे पूछा जा रहा है, जैसे मुझसे मेघा ने भी पूछा है कि ग्रामर का प्रिपरेशन, देखिए जो ग्रामर का प्रिपरेशन होता है उसका राइट टाइम तो होता है सितंबर, ठीक है। राइट टाइम अगस्त एंड सितंबर, वो राइट टाइम होता है। सितंबर से लेकर अपना दिसंबर जनवरी तक ग्रामर का प्रिपरेशन कर लो। बाय द टाइम जनवरी एंड होता है, फिर अपना राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे वैसे शुरू कर दो। और तब तक आप लोग देखोगे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सीएपीएफ के प्रिपरेशन करवाते हैं, वो लोग अपने ना ऐसे क्वेश्चन, रिपोर्ट क्वेश्चन, ये सारे रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो राइट टाइम होता है। मगर अगर आप लोग अभी से भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो ना, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो डिपेंड करता है कि आप लोग
कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। जो हार्ड वर्क करेगा उसका अभी भी प्रिपरेशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग की ग्रामर हो जाएगी। तो ग्रामर के लिए दो काम आप लोग कर सकते हो, या तो आप मेरी बुक खरीद लो, आपको लेंथी वीडियोस वॉच करने की जरूरत नहीं है, बुक खरीदो, उसमें पूरे रूल्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लास्ट में सीएपीएफ पैटर्न का 25 मार्क का क्वेश्चन है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मेरे वीडियोस हैं 159 रुपीज पर मंथ का, आप लोग वो भी देख सकते हो। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, वो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों के लिए कौन सा सूटेबल है। अब मैं आप लोगों को एक ये ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा है या मेरी टीम ने लिखा है, एम्पावरिंग द नेशन विथ वुमेन लेड इनिशिएटिव। ओके, तो अब कोटेशन देना है, तो मैंने लिखा, कोटेशन दिया मैंने, women are the largest untapped reservoir of talent in the world, हिलरी क्लिंटन। अब इस कोटेशन को empowering the nation with women led initiative, तो ये कोटेशन अच्छे से क्वेश्चन से कनेक्टेड है। अब इस कोटेशन को मैंने इंट्रो से कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया है? दिस पावरफुल थॉट, कौन सा पावरफुल थॉट? ये पावरफुल थॉट। तो मैंने कनेक्ट कर दिया ना इंट्रोडक्शन को क्वेश्चन कोटेशन से। दिस पावरफुल थॉट वांट अस टू एक्सेप्ट द ग्रिम फैक्ट दैट द women's talents are underutilized in India. Out of itna women population, half of the female population is unemployed or underemployed. If every female of the nation is employed, it will have positive effects on the well-being of nation, individual, communities, and households. According to reports, women reinvest itna percent of the income into the family compared to 30% or 40% by men. ये वाला जो रिपोर्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिपोर्ट है, एक क्वेश्चन है कि विमेन को अगर हम लोग, हाँ, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स है वो विमेन फ्रेंडली होना चाहिए। जो लैंड है वो इस तरह का उसमें रूल बना दिया जाए, ऐसा नियम बनाया जाए, वो लैंड इजीली विमेन उसके ओनर बन जाए उस लैंड के, तो उसको कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से हंगर प्रॉब्लम दूर होगी, ये एक ऐसे क्वेश्चन है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विल लीड टू एंड हंगर प्रॉब्लम, इस तरह से। तो उसमें भी ये कोटेशन, सॉरी ये कोटेशन बोल रही, ये वाला जो डेटा है ना आप लोग यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि women reinvest 90% of their income into family compared to 30 to 40% by men. तो हंगर चला जाएगा। This means women spend more on their children's food, shelter and education, which create long-term social and economic gains for community. तो ये मैंने कोटेशन को इंट्रो से कनेक्ट किया है। मैम हमें एक डाउट था मैम, जो भी हम कोटेशन वगैरह देते हैं मैम, उसमें मैम इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है ना मैम? देखिए, आप इन्वर्टेड कॉमास का यूज कर सकते हो, बिल्कुल। मैंने यहाँ पर नहीं किया है, मगर आप लोग को करना चाहिए। जी मैम। बिल्कुल, डबल इन्वर्टेड कॉमा। यस मैम। और कुछ? नो मैम, मैं यही पूछना था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कोटेशन कैसे देना चाहिए। अब उसके बाद मैंने बोला कि मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ना ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टेड, देखिए इसमें किसके बारे में आप लोग ज्यादा बताओगे? विमेन लेड इनिशिएटिव के बारे में बताओगे, एम्पावरिंग द नेशन के बारे में नहीं बताओगे, विमेन लेड इनिशिएटिव के बारे में। तो अब देखिए ये कंक्लूजन है, तो मेरा एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, ठीक है। तो एम्पावरिंग द नेशन है ना, तो मैंने एम्पावरिंग द नेशन यहाँ पर लिखा, नेशंस एम्पावरमेंट दस डिपेंड्स ऑन विमेन एम्पावरमेंट। ओके, अब उसके बाद मैंने नेशंस एम्पावरमेंट बता दिया, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। मैंने ये बोल दिया कि नेशन का एम्पावरमेंट डिपेंड करता है विमेन के एम्पावरमेंट कुछ से, तो इसे मैं अब विमेन एम्पावरमेंट के बारे में यहाँ पे बताऊंगी। बट विमेन शुड टेक इनिशिएटिव इन एम्पावरिंग देमसेल्व्स। तो अब यहाँ पर विमेन लेड इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं, तो विमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स टू विमेन लेड इनिशिएटिव्स।
तो यहाँ पर देखिए मैंने कैसे मैं विमेन सेंट्रिक विमेन लेड इनिशिएटिव तक आई हूँ. Self-organized, self-managed initiatives in their own empowerment will not only break the social barrier, but will also create strong bond among women to fight confidently against discrimination. Even the center has emphasized the need for shift from women-centric initiatives to women-led initiative. ऐसे initiative जो women खुद ही ले रही है. Okay. One such women-led initiative is taken by the dedicated female sarpanches like Shabi Raj. अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक इनिशिएटिव के बारे में बताया, ये वाला. ओके. एक और इनिशिएटिव के बारे में बताया, सेल्फ हेल्प. ओके. और फिर एक एसएचजी के बारे में बताया. बस खत्म. ये रहा पूरा इनिशिएटिव के बारे में. तो यहाँ पर विमेन लेड इनिशिएटिव क्या होता है इसको मैंने समझा दिया इस पैराग्राफ में. विमेन लेड इनिशिएटिव के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया. अच्छा, फिर मैं यहाँ पर विमेन हैव द प्रोवर्स ऑफ लीडिंग विद करेज एंड कन्विक्शन विदाउट फोकसिंग on political purpose. This finds resonance in female decision makers of. फिर मैं जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड, केरला, ये सब के बारे में मैंने बताया पेंडेमिक में उन्होंने किस तरह से काम किया था. तो ये विमेन लेड इनिशिएटिव के बारे में बताया. यानी 3 पैराग्राफ पहले विमेन लेड इनिशिएटिव का मतलब बताया, कौन कौन सा विमेन लेड इनिशिएटिव बताया, फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ है वो बताया, और उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया. इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. ये पूरा कंटेंट को मैसी नहीं किया, कुछ इधर कुछ उधर ऐसे नहीं किया है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से. ओके. एनीवे, और कुछ स्टूडेंट्स? ठीक है. फिर कल संडे है, कल भी क्लास होगी, बहुत लाइट क्लास होगी. किस तरह से कंटेंट को सर्च करते हैं उस पर हम बात करेंगे. ओके. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.